Hello everyone, I am Prashant Jadhav. Welcome to our channel Success Edutech. Listen carefully and pay attention. Now we are starting our session. So this session is connected for East India Company and Nawab, Bengal's Nawab. We are already learn about it that our Plassey conflicts and some points have remained, and so we are watching here. After the defeat of at Plassey, Sirajuddaula was assassinated and Mr. Jafar made the Nawab. तो प्लासी के डिफीट के बाद सिराजुद्दौला के बाद उसका जो वारिस था मीर जाफर उसको नवाब बना दिया गया और द कंपनी वाज स्टिल अनविलिंग टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और कंपनी ने वो एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शोल्डर पर ली यानी अपने कंधे पर ली. इट्स अ प्राइम ऑब्जेक्टिव वाज द एक्सप्लेन ऑफ ट्रेड और उसका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव था कारण था एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड को बढ़ावा देना व्यापार को बढ़ावा देना. इफ दिस कुड बी डन विदाउट कॉन्केस्ट और ये कोई सीधी सादी बात नहीं थी. थ्रू द हेल्प ऑफ लोकल रूलर्स who were willing to grant privileges then territories need not to taken over directly. और ये जो बहुत ही बड़ा कारण था इसीलिए उन्होंने क्या किया अंग्रेज़ों ने यानी ईस्ट इंडिया कंपनी वाले ने तो लोकल रूलर्स को अपने हत्ते लिया और उनसे ग्रैंड प्रिविलेजेस करके टेरिटरी को अपने अधिकार के नीचे लाने की चेष्टा की. और क्या हुआ उसको उसके बाद हम देखेंगे. Soon the company discovered that this was rather difficult. तो फर्स्टली उन्हें कुछ डिफ़िकल्ट लगा और डिफ़िकल्ट होने लगा था. फॉर एवर द पपेट नवाब्स वे आर नॉट ऑलवेज एज हेल्पफुल एज द कंपनी वांटेड देम. और जो नवाब थे वो उनको हेल्प नहीं कर रहे थे जो उनकी इच्छा थी ईस्ट इंडिया कंपनी की वो उनकी इच्छा पूरी नहीं कर रहे थे. आफ्टर ऑल दे हैड टू मेंटेन द बेसिक अपीयरेंस ऑफ डायनिटी एंड सोवर्निटी इफ दे वांटेड रिस्पेक्ट फ्रॉम देयर सब्जेक्ट. तो ये जो नवाब थे वो अपने डायनिटी और जो श्रद्धा थी उस पर उसको बहुत ही महत्व देते थे. तो उसके बाद क्या हुआ हम देखेंगे. व्हाट कुड द कंपनी डू. तो कंपनी ने क्या किया. When Mr. Jafar protested, the company deposed him and installed Mir Qasim in his place. जब कोई नवाबों से कोई उनको अच्छा कोई मिल नहीं रहा था अच्छा खासा इनकम नहीं मिल रहा था तो उन्होंने क्या किया तो मीर कासिम को उसके गद्दी पर लाया. तो when मीर कासिम complained he in turn to defeated the battle fought at बक्सार. जब मीर कासिम ने उसे कंप्लेन किया कि बक्सार में उनका क्या हुआ था. मीर कासिम ने कंप्लेन करने के बाद बक्सार युद्ध हुआ और उसमें उस मीर कासिम का क्या हुआ वो पराजित हो गया. ड्रिवन ऑफ द बंगाल एंड मीर जाफर वॉज reinstalled द नवाब हैड टू पे. तो उसके बाद फिर मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया उसके प्लेस पर और हैड टू पे 500,000 every month, but the company wanted more money to finance its wants. यानी लगभग 500 यानी 5 करोड़ रुपए हर मंथ को उन्हें देने को कहा गया. और उसके बाद क्या हुआ तो हर महीने को कितना देना पड़ने जा रहा था उनको तो 5 लाख रुपए बहुत ही बड़ी रकम थी. तो उन्होंने ट्रेड के लिए डिमांड की थी. एंड इट्स अदर एक्सपेंसेस इट वांटेड टू मोर टेरिटरीज एंड मोर रेवेन्यू. और उनको बहुत ही बड़ी टेरिटरीज की ज़रूरत थी और उसके बाद रेवेन्यू की उनको इच्छा थी. रेवेन्यू यानी टैक्स. बाय द टाइम मीर जाफर डाइड इन 1765 द मूड ऑफ द कंपनी हैड चेंज. और जब 1765 को मीर जाफर का मृत्यु हुआ और उसके बाद कंपनी का जो मूड था यानी दृष्टिकोण था वो चेंज हो गया. हैविंग फेल्ड टू वर्क विद पपेट नवाब्स क्लाइव डिक्लेयर्ड वी मस्ट
indeed become नवाब्स ourselves. तो अब नवाब की ज़रूरत नहीं, हम सब कुछ वो कर सकते हैं, ऐसे क्लाइव ने डिक्लेयर कर दिया. Finally, uh, in 1765, the Mughal emperor appointed the company as the Diwan of the provinces of Bengal. The Diwani allowed the company to use the vast revenue resources of Bengal. तो 1765 में अंग्रेज़ों ने अपना एक क्या रख दिया, दीवान रख दिया, और वो बहुत ही कंपनी को हेल्प करने लगा, और जो रेवेन्यू वगैरह थे वो सीधे कंपनी में जमा होने लगे. दिस सॉल्व द मेजर प्रॉब्लम दैट द कंपनी वॉज अर्लियर फेस्ड. और जो कुछ मेजर प्रॉब्लम थे कंपनी पहले फेस करती थी, वो अब मेजर प्रॉब्लम से दूर हो गई थी. फ्रॉम द अर्ली 18th century, its trade with India had expanded, but it had to import it from Britain. So, but it had to buy most of the goods in India with gold and silver import from Britain. तो पहले कुछ कंपनी फेस कर रही थी प्रॉब्लम्स को, मगर उसके बाद उसके सभी प्रॉब्लम्स दूर हो गए दीवान को रखने के बाद. दिस वॉज बिकॉज एट द टाइम द ब्रिटेन हैड नो गुड्स टू सेल इन इंडिया. तब ब्रिटेन के पास इंडिया में सेल करने के लिए कुछ रॉ मटेरियल से बना हुआ जो जो चीज़ें थी वो सेल करने के लिए नहीं थी. मगर द आउटफ्लो ऑफ द गोल्ड एंड ब्रिटेन स्लो आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी. जब यहाँ का गोल्ड ब्रिटेन में जाने लगा तो प्लासी के युद्ध के बाद एंटायरली स्टॉप आफ्टर असम्पशन ऑफ दीवानी नाउ रिवेन्यूज फॉर इंडिया. तो बहुत ही उनका जो फ़ायदा था वो बढ़ गया था. आफ्टर assumption of Diwani expenses, then revenues could be used to purchase cotton and silk textile in India. और उसके कारण कॉटन, सिल्क्स और जो टेक्सटाइल था वो ब्रिटेन के लिए महत्वपूर्ण बन गया था, क्योंकि मेंटेन कंपनी ट्रूप्स एंड मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द कंपनी फोर्ट एंड ऑफिसेस एट कलकत्ता. तो सब कुछ जो था ब्रिटिशों के खर्चे थे वो सब कुछ ईजीली पूरे होने लगे, क्योंकि यहाँ का कॉटन और सिल्क इसका जो व्यापार था वो बढ़ गया था, और कंपनी फोर्ट एंड ऑफिसेस एट कलकत्ता रीबिल्डिंग होने लगी, यानी मेंटेनेंस वगैरह ईजीली उनके कंप्लीट होने लगे. कैसे? तो ये जो भारत में जो मिलता था कॉटन और सिल्क, उसी के कारण. तो अब हम देखेंगे कि उसके बाद कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नाबॉब्स. तो कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे वो नाबॉब्स कैसे बनाए गए ये हम देखेंगे. ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है. व्हाट डिड इट मींट टू बी नवाब्स? इसका इस नवाब्स यानी क्या? इट मीन्स बिकॉज दैट द कंपनी एक्वायर्ड मोर पावर एंड अथॉरिटी. तो जिससे कंपनी को मोर पावर यानी अधिक शक्तिशाली और अथॉरिटी अधिकार मिलेंगे, उसे नवाब्स यानी नवाब कहा जाता था. बट इट्स आल्सो मीन्ट समथिंग एल्स. और इसका दूसरा एक मीनिंग है. वो क्या? समथिंग एल्स. कोई ऐसा व्यक्ति, ईच कंपनी सर्वेंट बिगिन टू विजन लिविंग लाइक नवाब्स, जो कि कंपनी का सर्वेंट है और वो अपना काम नवाबों जैसे करता है. तो आपको समझ में आया होगा कि कंपनी के अंडर काम करने वाला ऐसा कोई व्यक्ति हो जो नवाबों जैसा काम करता है. लिविंग लाइक नवाब्स यानी नवाबों जैसा रहता है और कंपनी का काम वो करता है, उसे कहते हैं नवाब्स. ओके, तो हम देखेंगे. आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, द एक्चुअल Nawabs of Bengal were forced to give land and vast sums of money as personal gifts to company official Robert Clive. तो प्लासी के बैटल के बाद एक्चुअल नवाब्स ऑफ बंगाल वेयर फोर्स्ड टू गिव लैंड एंड वास्ट सम्स ऑफ मनी एज पर्सनल गिफ्ट्स टू कंपनी ऑफिशियल. तो बहुत से ऐसे गिफ्ट, वास्ट सम्स ऑफ मनी और बहुत सा पैसा कंपनी ऑफिशियल्स में जमा हो चुका था. रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ assembled the fortune in India. तो रॉबर्ट क्लाइव जो ऐसा कंपनी का अधिकारी था
उन्होंने अकेले ही इंडिया का जो फ्यूचर था, फॉर्चून था, वो बहुत ही ख़राब कर दिया था. ही हैड कम टू मद्रास फ्रॉम इंग्लैंड इन 1743 एट द एज ऑफ 18. 18 साल की, महज 18 साल की उम्र में वो भारत में आया था. व्हेन ही 16 1767, when in 1767 he left India, his Indian fortune age of 18. जबकि वो 1743 में एट द एज, यानी जब इंडियन फॉर्चून वॉज वर्थ $414 401,102. इंटरेस्टिंगली, यानी लगभग 4,01,102 इंटरेस्टिंगली व्हेन ही वॉज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1764, यानी 1764 ही वॉज आस्क्ड द रिमूव करप्शन इन कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन. उसने कहा था कि मैं कंपनी का जो करप्शन था वो रिमूव करूँगा, मगर उसने ही ऐसा किया था कि करप्शन किया था इन कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन. बट ही वॉज हिमसेल्फ क्रॉस एग्जामिन्ड इन 1772 बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज सस्पिशियस ऑफ हिज वास्ट वेल्थ. और जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1772 में उसके वास्ट वेल्थ का यानी मुआयना किया, तब क्या दिखाई दिया? ऑल्दो ही वॉज एक्वाइटेड, ही कमिटेड सुसाइड इन 1770. तो वो उसकी संपत्ति बहुत ही बढ़ गई थी, तो इसी के कारण 1774 को क्लाइव ने क्या किया? सुसाइड किया. However, not all company officials succeeded in making money like Clive. तो कंपनी के जो बहुत से अधिकारी थे वो क्लाइव जैसे बड़े नहीं हो सके पैसों से. Many died an early death in India due to the disease and war. बहुत से युद्ध और रोग के कारण मर गए थे. तो and it would not be a right to regard all of them corrupt and dishonest. Many of them came of the humble backgrounds and their uppermost desire was no enough in India. तो कुछ करप्ट डिसऑनेस्ट थे, करप्ट यानी भ्रष्टाचारी, डिसऑनेस्ट यानी अप्रामाणिक. मेनी ऑफ देम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड्स, और कुछ अच्छे थे मगर टिक नहीं सके, विनयशील. अपर मोस्ट डिज़ायर वॉज अर्न इनफ इन मनी. सो यही कुछ कारण थे कि उन्हें इंडिया में कुछ कमाने को चांस नहीं मिला. रिटर्न टू ब्रिटेन एंड लेड द कंफर्टेबल लाइफ. और जिन्होंने कमाया थोड़ा बहुत, वो ब्रिटेन में जाकर कंफर्टेबल लाइफ जीने लगे. दोज हु मैनेज्ड टू रिटर्न एंड वेल टू फ्लैशी लाइव्स एंड फ्लाउंटेड देयर रिचेस, दे वेर कॉल्ड नवाब्स. और जिन्होंने सब कुछ मैनेज करते हुए वेल्थ को अच्छी तरीके से जमा करके वो ब्रिटेन को ले गए, उन्हें नवाब कहा गया. एंड एजिलियस्ड वर्जन ऑफ द इंडियन वर्ड नवाब, दे वेर ऑफन सीन द अनअपस्टेस social climbers and the British society were ridiculed or made fun of the play and cartoons. तो नवाब ये जो शब्द है, ये ब्रिटिश की जो सोसाइटी है वो उसको क्रिटिसिज्म करती है, जैसे कि वो एक कार्टून का रोल हो, कार्टून का प्ले हो, यानी कार्टून रोल जैसा उसका क्रिटिसिज्म वो करती है. कौन? ब्रिटिश सोसाइटी. तो आज का ये सेशन यहाँ पर ख़त्म हुआ. तो कल अपने अगले सेशन में हम देखेंगे कंपनी रूल एक्सपैंड्स. तो हमने आज क्या देखा? प्लासी का युद्ध, और उसके बाद नवाब किसे कहा जाता है, और रॉबर्ट क्लाइव ने कैसा सत्ता को अपने
हाथ में इकट्ठा इकट्ठा किया था और सुसाइड क्यों सुसाइड किया, ये कुछ प्रश्न थे हमने देखे, और इसके उत्तर मुझे तो लगता है आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो आज मैं अपना यह सेशन ख़त्म करता हूँ। नमस्कार।